हेलो फ्रेंड, आपका अपने चैनल ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल पर स्वागत है। हम एक टॉपिक पर अभी वीडियोस बना रहे थे, यानी दिव्यांगता, जो आपके जूनियर सुपर टेट का पार्ट है। और अगर बात करें विशिष्ट विद्यार्थी की, तो वो आपके टेट का पार्ट है, चाहे वो सी टेट हो, चाहे आपका यूपी टेट हो या अदर स्टेट का टेट हो। तो यानी टेट का और प्लस सुपर टेट का दोनों का ही पार्ट है ये। तो इसलिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है तथा ये टॉपिक भी अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस पर जो 2 वीडियो हम बना चुके हैं, उसकी जो लिंक है वो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप बात करें इसके पीडीएफ की, तो वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। हर वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, तो आप जाके टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ ले सकते हैं किसी भी वीडियोस का। तो बिना समय को गवाए हम शुरू करते हैं क्वेश्चनों को। ये वो क्वेश्चन है जो परीक्षा में आ चुके हैं, चाहे आपके टेट हो या सुपर टेट हो, और दिव्यांगता या विशिष्ट विद्यार्थियों से जुड़े हुए हैं। हमने आपसे कहा था कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपको कराया ना जाए, और ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं बचेगा दिव्यांगता से जो रिलेटेड हो और उसको कराने की ना कराया जाए। तो हमारी कोशिश यही रहेगी, अगर आपको लगे कि ये टॉपिक भी कराना है, ये दिव्यांगता से रिलेटेड है, या ये योजना या ये सरकारी स्कीम रिलेटेड है, या ये प्रोग्राम संबंधित है दिव्यांगता से या विशिष्ट विद्यार्थियों से, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम उस टॉपिक को पूरा कराने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन है पहला, गणित के अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पे गणित निर्योग्यता, यानी गणित में कमजोर विद्यार्थी का हमें आकलन करना है, आपका असेसमेंट करना है। तो हम असेसमेंट कैसे कर सकते हैं, तो वो हमारा है निदानात्मक परीक्षण द्वारा। आपको पता ही है, पहले निदान करते हैं, बाद में हम उसका उपचार करते हैं। निदान का मतलब होता है उसकी कमियों का पता लगाना। उपचार का मतलब में क्या होगा, उपचारात्मक परीक्षण में उसकी जो कमियां आई उन्हें हमने किस तरह दूर किया या किस तरह दूर करने की कोशिश की। नेक्स्ट चलते हैं, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त है। यानी हमें उनकी क्या करना है, परीक्षण करना है कि कौन सी पद्धति सबसे अधिक उपयुक्त है, उनकी जो प्रोग्रेस हो रही है, जो उनकी प्रगति है वो किस तरह की चल रही है। तो हमें यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा संरचित व्यवहार परक अवलोकन। यानी उनकी जो एक्टिविटी है हमें उसका क्या करना है, अवलोकन करना है, ऑब्जर्वेशन करना है, तभी हम उनकी प्रगति को जान सकते हैं, क्योंकि वो कैसे विद्यार्थी हैं। अधिगम निर्योग्यता यानी अधिगम के मामले में वो पहले से ही योग्य नहीं है। शैक्षिक समस्याओं से ग्रस्त बालकों को किस समस्या का सामना करना पड़ता है। तो जो शैक्षिक समस्याएं हैं उनसे अगर कोई बच्चा ग्रस्त है तो उसके आगे कौन सी समस्याएं आती हैं, तो यहाँ पे आती है भाषा के बोलने में असमानता का होना। जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा अधिगम अक्षम हो तो आप क्या करेंगे। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो ये रहेगा कि उसकी अक्षमता किस प्रकार की है यह जानकर उसको सिखाने का प्रयास करेंगे। आप यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, जो आपका एनसीएफ है 2005 वाला, उसमें साफ साफ कहा गया है कि अक्षम विद्यार्थी को यानी निर्योग्यता रखने वाले विद्यार्थी को आप क्लास से बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि समावेशी शिक्षा का भी कॉन्सेप्ट इसी फ्रेमवर्क की देन है। तो यहाँ पे इसमें स्पष्ट कहा गया है कि आपको क्या करना है, समावेशी शिक्षा का निर्माण करना है। समावेशी शिक्षा कहती है कि सामान्य और विशिष्ट विद्यार्थी को साथ लेकर चलना है। तो हम उसकी अक्षमता को पता करके उसे क्लास में कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, जिससे उसे पढ़ने में सहूलियत हो। क्योंकि हमारा 2009 का जो है वो क्या कहता है कि चाइल्ड सेंटर्ड है। तो हमें क्या करना है, बच्चे की सहूलियत देखनी है, ना कि अध्यापक की सहूलियत आंसर देते समय। तो यहाँ पे हमें ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंने एनसीएफ 2005 2009 दोनों करा चुकी हूँ, तो आप जाकर वीडियोस में देख सकते हैं। वैसे मैं इन दोनों वीडियोसों को क्या करूँगी, कमेंट में उसमें आपके डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंकों को। अधिगम निर्योग्यता वाले विद्यार्थियों द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के अवसरों को बढ़ाने का सबसे सही तरीका है।
यानी हमें क्या करना है, निरोग्य है वो बच्चा मगर उसके पूर्ण और उत्पादक जीवन देना है। तो ये पूछ रहे हैं कि उसमें सबसे अधिक उपयुक्त है। तो यहाँ पे आप देख ही पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, हमें क्या करते हैं, हम विविध कौशलों से उन्हें जोड़ते हैं, जिससे क्या हो कि जो बच्चा जिस फील्ड में जाना चाहे या जिस फील्ड में क्षमता रखता है जाने की वो उसमें जा सके। यानी विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिससे सभी संदर्भों में लागू किया जा सके। आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है। बच्चों को शब्द खोजने की समस्या का निदान डॉट डॉट होता है। तो आपका ये होता है हमारा डिस्नोमिया। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डिस्नोमिया, बच्चों में शब्द खोजने की समस्या का निदान। अगर इसको चौंके कि पहली बार शब्द आया है तो इसे थोड़ा डिटेल देख लेते हैं, जिससे ये आगे कभी भी परेशान ना करे। ये किस में आया हुआ है, एग्जाम की बात करें किस एग्जाम में है तो वो MP टेट में है। अगर लेवल की बात करें तो जूनियर लेवल पे आया हुआ है, तो लेवल भी काफ़ी अच्छा है, तो इसे देख लेते हैं। बच्चों में शब्द खोजने की समस्या का निदान डिस्नेमिया द्वारा होता है। डिस्नोमिया एक अधिगम अक्षमता है। ये क्या है, अधिगम अक्षमता है, जिसे याददाश्त में शब्द, नाम, संज्ञा आदि रखने में कठिनाई के द्वारा चिन्हित किया जाता है। इससे पीड़ित बालक प्रश्न में शब्द का विस्तृत विवरण प्रदान कर सकता है, लेकिन उसका सही नाम याद नहीं कर सकता। यानी उसका सारा सब कुछ पता होता है मगर एक्चुअल में वो क्या है ये उसे नहीं पता होता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ का और खा का क्या करना है, यहाँ पे मैचिंग दी गई है तो हमें उन मैचिंगों को देख लेना है। तो जो हमारी मैचिंग है वो कुछ इस तरह से है, तो हमें इसकी मैचिंग को देखते हुए इसका राइट आंसर लगाना है हमें। तो हम इसकी मैचिंग की जगह हम यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये इस तरह मैचिंग में ना देके किसी भी तरह और तरह आपको ये मिल जाए। तो प्रतिभाशाली बच्चा कैसा होता है, शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता रखता है। उसे किसी भी मतलब उसमें बंधने की आवश्यकता नहीं होती है या बंधना नहीं चाहता, वो सीखने की योग्यता रखता है। दूसरा अधिगम अशक्तता, इसमें क्या है, धारा प्रवाह पढ़ने में कमी होती है, यानी वो धारा प्रवाह पढ़ नहीं सकता। अधिगम अशक्तता की बात करें तो वो धारा प्रवाह नहीं पढ़ सकता। सृजनात्मक में क्या होता है, मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है। जो मूल समाधान होते हैं उनके बारे में सृजनात्मक स्टूडेंट सोच सकता है। अवधान की कमी, अति सक्रियता, व्यक्तिक्रम, इसमें क्या होता है, आसानी से विचलित होने की आदत होती है, क्योंकि ये क्या है, ये कमी बताई जा रही है, यानी रोग बताया जा रहा है स्टूडेंटों को। तो ये क्या है, स्टूडेंट आसानी से विचलित हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यहाँ पे अगर असत्य कथन की बात करें तो आपका राइट आंसर रहेगा बी, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे दूसरे क्षेत्रों में कार्य करने में अक्षम होते हैं। तो यानी विशेष जो आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं वो दूसरे क्षेत्र में क्या होता है, कार्य करने में अक्षम होते हैं, यानी सक्षम नहीं होते वो दूसरे फील्डों में। नेक्स्ट चलते हैं, जो बच्चे सामान्य बच्चों से काफ़ी हटके होते हैं उन्हें इस रूप में जाना जाता है। इस प्रकार का अनुदेशन अनुकूलन करने चाहिए, यानी वो दृष्टि रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ है तो उसे क्या करना चाहिए कि जिससे क्या हो कि उनमें अनुकूलन हो सके। तो यहाँ पे हमें सारे ऑप्शन पढ़ने होंगे मगर हमें सबसे अधिक उपयुक्त ऑप्शन लगेगा ये, स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जिसकी दृष्टि नहीं है वो छूकर ही महसूस कर सकेगा तथा वो जो ध्वनि आएगी यानी आप जो बोलोगे और चीज़ दिखाओगे वो उससे क्या करेगा, उन दोनों का कोरिलेट कर सकेगा कि हाँ ये बोला जा रहा है, मैडम हाथी बता रही हैं, हाथी कुछ इस तरह से होता है, यानी हाथी इस तरह का होता है, तो वो छू छू के पता कर सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ब्रेल लिपि के जनक हैं, तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट वो है क्वेश्चन। तो ब्रेल लिपि के कौन जनक हैं, वो है लुइस ब्रेल। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगर इसकी बात करें ये बहुत पूछा जाता है तो इसे देख लेते हैं। 1821 में, याद रखना आविष्कार कब हुआ है, 1821 में। किसने किया है, ब्रेल लिपि का विश्व में आविष्कार खुद नेत्रहीन व्यक्ति थे लुइस ब्रेल, जो कहाँ के थे, फ्रांसीसी थे। याद रखना ये पूछा जाता है, फ्रांसीसी लेखक लुइस ब्रेल ने किया था। यहाँ पे एक और चीज़ याद रखिएगा कि ब्रेल दिवस हम मनाते हैं, जो ब्रेल दिवस है वो हम कब मनाते हैं, तो वो हमारा है 4 जनवरी।
4 जनवरी को हम क्या करते हैं, ब्रेल दिवस मनाते हैं। ब्रेल लिपि एवं टैप रिकॉर्डर किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं? यानी ब्रेल लिपि हो गया और आपका टैप रिकॉर्डर हो गया, वो किसके लिए प्रावधान में प्रयोग किए जाते हैं? तो वो दृष्टिबाधित विद्यार्थी, उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, भूलना मत। क्योंकि टैप रिकॉर्डर से क्या है, वो सुनेगा, और ब्रेल लिपि से क्या है, वो स्पर्श के माध्यम से जान सकेगा। नेक्स्ट देखिए, ब्रेल प्रणाली के बारे में सिखाए जाने के बाद विद्यार्थी को नेत्रहीन विद्यार्थियों के स्कूल ले जाया गया। इससे छात्रों को मदद मिलेगी। तो जो छात्र है उसको मदद मिलेगी, क्या होगा, उसको क्या मदद मिलेगी, क्योंकि उसको क्या हुआ, ब्रेल लिपि की प्रणाली पहले से सिखाई गई है, फिर उसे क्या होगा, स्कूल ले जाया गया। तो नेत्रहीन चुनौती वाले विद्यार्थियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में उसको क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। यानी वो पॉजिटिव हो सकेगा कि मैं भी पढ़ सकता हूँ, मैं भी सीख सकता हूँ। जब एक अध्यापक एक नेत्रहीन चुनौतीपूर्ण बालक को दूसरे बच्चों के समूह की गतिविधियों में शामिल करता है तो वह है, तो यहाँ पे हमें शामिल करना ही करना है, हम उसे अलग नहीं करते। यही हमारी समावेशी शिक्षा कहती है। तो हमें समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार क्या कर रही है, वो अभिनय करना है। क्या कर रही है, वो समावेशी शिक्षा के साथ अभिनय कर रही है, यानी समावेशी शिक्षा के साथ उसे बैठाने की कोशिश कर रही है क्लास में। एक व्यक्ति वैधानिक रूप से दृष्टिबाधित है या तो उसका विजन क्षेत्र 20 डिग्री है, जबकि उसकी विजुअल आपकी एक्यूटी कितनी है, तो अगर उसका क्या है 20 डिग्री है, तो उसकी विजुअल इक्वलिटी जो पूछी जा रही है ना, 20 डिग्री वाले की याद रखना, विजुअल इक्वलिटी कितनी होती है, 6/60 होती है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अत्यधिक उपयुक्त सुधार के साथ ठीक आँख में, ठीक आँख में क्या होगा आपका 6/60 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्योंकि यहाँ पे सारे ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं तो हम किसी भी क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते। तो बस आप थोड़ा सा, मैं स्पीड में हूँ तो आप बता सकते हैं, तो मैं स्पीड कम भी कर लूँगी, पर हम किसी भी क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते। और इसके जितने भी आपके वो हैं आपके ऑप्शनल हैं, मैंने सारे को नहीं पढ़ा, केवल राइट आंसर को पढ़ी हूँ, जिससे वीडियो काफ़ी लंबा ना हो। निम्न में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता, निम्न में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है? तो यानी हमें सुनने की क्षमता किस में नापते हैं, यानी सुनने की क्षमता की इकाई क्या है हमें ये बताना है। तो वो इकाई है डेसिबल, इसका साइन होता है डीबी। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे ये दिया भी गया है कि व्यक्ति के सुनने की क्षमता लगभग 40 से 50 डेसिबल होती है। नेक्स्ट चलते हैं। सुनने में असमर्थ बच्चा को क्या करना है, हमें यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो ये रहेगा कि नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाए। यही आपका एनसीईआरटी मानता है, यही आपका एनसीएफ मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? यानी ऐसे कौन से बच्चे होते हैं जिन्हें सांकेतिक यानी सिंबल्स लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है? तो वो हमारे होते हैं जिन्हें सिंबल से समझ में आता है, तो वो होते हैं हमारे मूक बधिर बच्चे। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा बी। नेक्स्ट पे चलते हैं। श्रवण हास्य ग्रसित बच्चे कक्षा में किस से सबसे मुख्य निराशा यानी कुंठा का सामना करते हैं? श्रवण हास्य यानी वो सुन नहीं सकते, ऐसे बच्चों को किस चीज़ से सबसे ज़्यादा कुंठा होती है, फ्रस्ट्रेशन होता है? तो वो बच्चे हम मानते हैं कौन से बच्चे हैं, वो है दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। क्योंकि वो क्या करते हैं, क्या सही से कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं सुनने की वजह से, तो उन्हें सबसे ज़्यादा कुंठा और निराशा का अनुभव होता है।
नेक्स्ट चलिए, माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा आता है। उसके लिए वह महत्वपूर्ण है कि वह बच्चे को उस स्थान पर बिठाए जहाँ से वह शिक्षिका के होठ तथा चेहरे के भाव साफ तौर पर देख सके। इसका राइट आंसर जो रहेगा वो यही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाघ बाधित बच्चों का विकास किया जा सकता है उनको, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि उनको क्या करना है कक्षा में अपने विचारों को नहीं सही ध्वनि के उच्चारण के लिए सहायता करके उनके द्वारा कथित गलतियों को सुनने में सहायता यहाँ पे है सही ध्वनियों के उच्चारण के लिए सहायता करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें सारे ही क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो आप कोई भी एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखें, निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने यानी अखलाने की जो समस्या है समस्या से निपटा जा सकता है। तो जहाँ पे हमारा राइट आंसर जो रहेगा वो है प्रवर्तिक वाक्य यानी प्रोलोंगेड स्पीच, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, ऑर्थोटिक उपकरणों को मुख्य रूप से डैश के लिए डिजाइन किया जाता है। तो यहाँ पे जो उपकरण है उनको शरीर के अंगों को समर्थन देने में। नेक्स्ट देखिए, के मामले में शरीर के 4 अंग प्रभावित होते हैं। ऐसा कौन सा मामला है जिसमें शरीर के 4 अंग प्रभावित होते हैं? तो जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा यहाँ पे क्वाड्रिप्लेगिया। ये एक बीमारी है, इसमें शरीर के 4 अंग प्रभावित होते हैं एक साथ। अगर इसकी बात करें आपकी क्वाड्रिप्लेगिया की, तो ये आमतौर पर रीढ़ की हड्डी में C1 से C7 के बीच प्रभावित होती है, जिससे मस्तिष्क और अंगों के बीच सिग्नल के आवागमन में बाधा पहुंचती है। नेक्स्ट चलिए, ADIP योजना का मुख्य उद्देश्य लोकोमोटर दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को प्रदान करना है। तो उन्हें क्या प्रदान करना है? वो है सहायक और उपकरण। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर दिव्यांगता वाले टॉपिक पर आएंगे। इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुकी हूँ दिव्यांगता को लेकर, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिनकी लिंक प्रदान कर दी जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा तथा कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अभी तक के लिए बस धन्यवाद।